Hello students, very good afternoon to all of you. Welcome to Teacher Select Academy. I am Gufran. लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस कर रहे थे हिंदी शिक्षण शास्त्र के भाषा कौशल को लेकर एक एक करके हमने चर्चा किया था। 3 कौशल हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सुनना मतलब श्रवण कौशल, पठन कौशल और लेखन कौशल के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हमें मौखिक अभिव्यक्ति यानी कि बोलना कौशल के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे, समझेंगे। जैसा कि आप स्लाइड पे देख पा रहे हैं, स्क्रीन को ध्यानपूर्वक देखें। मौखिक अभिव्यक्ति से क्या आशय है, इसको समझते हैं। मानव एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में बेहतर समायोजन एवं अपने विचारों व भावों की अभिव्यक्ति भाषा के माध्यम से करता है। वह अपनी यह अभिव्यक्ति 2 रूप में करता है, बोलकर और लिखकर। जब बालक अपने विचारों भाव की अभिव्यक्ति सार्थक ध्वनि के माध्यम से करे तो वो मौखिक अभिव्यक्ति कहलाता है। लेकिन जब वो अपने विचारों की अभिव्यक्ति किसी लिपि के माध्यम से, किसी संकेत के माध्यम से लिख के अगर कर रहा है अभिव्यक्ति, तो वो लेखन कौशल या लेखन अभिव्यक्ति कहलाएगा। तो बोलकर और लिखकर 2 प्रकार से हम अपने मौखिक अभिव्यक्ति को 2 प्रकार से अपने बातों के या चीज़ों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। प्रोफेसर रमन का ये अच्छा कथन माना जा सकता है। उनके शब्दों में, अपने भाव एवं विचारों को मौखिक भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करना बोलना कहलाता है। लेकिन जब विचारों का आदान प्रदान सुदूर व्यक्ति को सार्थक संकेतों के माध्यम से लिख कर करे तो हम उसे लिखित अभिव्यक्ति कहते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति में निपुण एवं दक्ष होने पर बालक एक कुशल वक्ता बन जाता है और अपने अनुभूतियों एवं विचारों को रोचक और प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करने में सफल हो पाता है। तो भाषा शिक्षण में मौखिक अभिव्यक्ति कौशल या बोलना कौशल का विशेष महत्व होता है। मौखिक भाषा से ही बालक मतलब बोलना प्रारंभ करता है। पहले तो वो बचपन में बहुत सुनता है, सुनना कौशल के बाद बोलना कौशल का विकास होता है। मौखिक भाषा ही लिपि का वरदान पाकर लिखित भाषा का रूप धारण करता है। जैसे हम मौखिक बोल सकते हैं तो फिर उसे लिखित भी प्रदर्शित कर सकते हैं। मानव अपने विचारों और अनुभवों को व्यक्त करने के लिए जिस समाज में ध्वन्यात्मक संकेत साधन का प्रयोग करता है, हम उसे भाषा कहते हैं। तो ये सब कुछ डेफिनेशन से रिलेटेड बातें हो गई। अब स्पेशली हमें ये जानना है कि इसका महत्व क्या है, मौखिक कौशल का महत्व क्या है या मौखिक अभिव्यक्ति का। उसको एक एक करके पॉइंट वाइज देखते हैं। मौखिक भाषा विचारों और भावों की अभिव्यक्ति का एक सरल और सशक्त माध्यम है। हम चाहते हैं कि अपने भाव और विचारों को दूसरों तक भेजें, तो ये सबसे सरल और आसान माध्यम है जिससे हम दूसरों तक अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति लिखित अभिव्यक्ति की आधारशिला है। यानी कि जो आदमी मौखिक यानी कि बोलना कौशल का विकास नहीं हुआ है, उसमें पढ़ना और लिखना कौशल का भी विकास होना संभव नहीं है। इसलिए वो उसकी आधारशिला है। अगर लिखित कौशल किसी व्यक्ति में है तो उसमें पहले से समाहित है मौखिक कौशल। परिवार, समाज तथा मनुष्य के दैनिक क्रियाकलाप में विचारों को व्यक्त करने में मौखिक भाषा ही प्रयोग की जाती है। कितना आसान है समझना। परिवार वगैरह में या फिर हम अपने आसपास अपने लोगों से अपनी बातों को, विचारों को फ्रेंड्स के बीच जो साझा करते हैं, उसमें मौखिक भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। मौखिक अभिव्यक्ति की कुशलता से विचारों को प्रभावपूर्ण ढंग से संक्षिप्त और सशक्त रूप में अभिव्यक्त कर सकते हैं। यानी शॉर्ट एंड कॉन्साइज फॉर्म में हम अपनी बातों को दूसरों तक कुशलताओं के साथ व्यक्त कर सकते हैं। मौखिक भाषा के द्वारा ही विचारों का आदान प्रदान करके नवीन तथ्यों की जानकारी होती है और ज्ञान में वृद्धि भी होती है। मौखिक भाषा से कहीं हम डिस्कशन में भाग लेते हैं तो विचारों का आदान प्रदान होता है, उसमें बहुत सारी नई चीज़ें भी हमें सीखने को मिलती है। मौखिक भाषा के द्वारा ही अशिक्षित व्यक्ति बोलकर ही अपने विचारों की अभिव्यक्ति करता है। यानी कोई आदमी पढ़ा लिखा न हो, जिसे अक्षर और लिपि का ज्ञान न हो किसी का भी, तो वो अपनी बातों को बोलकर अभिव्यक्त करके काम चलाता है। मौखिक अभिव्यक्ति द्वारा ही बालक के विचारों, भावों और मनोवृत्तियों का पता चलता है तथा इनका विकास भी किया जा सकता है। तो मौखिक अभिव्यक्ति के इतने सारे फायदे हैं। अब जानेंगे मौखिक अभिव्यक्ति कौशल में शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं। पढ़ने पढ़ाने को लेकर किस तरह के उद्देश्यों की चर्चा की जाती है। तो विद्यालयों में भाषा शिक्षण
का प्रारंभिक मौखिक भाषा की शिक्षा से ही प्रारंभ होता है। विद्यालय वगैरह में चूँकि बच्चे बचपन में सुनना कौशल का विकास करते हैं, लेकिन जब 4 साल 5 साल के बाद विद्यालय जाते हैं तो अपनी बातों को, चीज़ों को बोल कर प्रस्तुत करना चाहते हैं। वो मौखिक अभिव्यक्ति के माध्यम से अपनी बातों को दूसरों तक प्रस्तुत करते हैं। तो भाषा शिक्षण में निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं जो ज़्यादा जरूरी हैं। किसी भी भाषा शिक्षक को लेकर उसे जानना जरूरी हो जाता है। बालक को इस योग्य बनाया जाए कि वह अपने अनुभव, भाव और विचारों को सरल और सहज ढंग से व्यक्त कर सके। एक भाषा शिक्षक का ये उद्देश्य होना चाहिए अपनी भाषा पढ़ाने के लिए। दूसरा है बालकों को इस योग्य बनाना कि वे अपने मन में उत्पन्न होने वाली शंकाओं का समाधान निसंकोच रूप से प्रश्न पूछकर कर सके। मतलब किसी तरह की शंका मन में न रहे, प्रश्न के माध्यम से वो अपनी शंका को दूर कर सके। बालकों को उचित गति, यति, हाव भाव और स्वर के साथ शुद्ध उच्चारण के साथ बोलना सिखाना चाहिए। ये सब शिक्षक का उद्देश्य है। शिक्षक लेसन प्लान में ये उद्देश्य रख के बच्चों को भाषा का अधिगम कराते हैं। बालकों को अवसर के अनुकूल भाषा शैली का प्रयोग करने और आत्मविश्वास के साथ उचित हाव भाव का प्रदर्शन करते हुए बोलने में निपुण बनाना, ये इसका मकसद होता है। बालकों को धारा प्रवाह, प्रभावपूर्ण और प्रभाव उत्पादक ढंग से बोलना सिखाना चाहिए, यानी कि फ्लुएंसी हो और इफ़ेक्टिव भी हो। यही कहने का मतलब है 5वें पॉइंट का, कि बच्चों के जो बोले वो फ्लुएंसी हो, प्रोडक्टिव हो, इफ़ेक्टिव हो। उसकी भाषा में कम से कम इतनी चीज़ें डेवलप होनी चाहिए। छात्रों का ध्वनि समूहों, शब्द, सूक्ति, लोकोक्तियों तथा मुहावरों का ज्ञान कराना शिक्षक का मकसद हो सकता है। अब हम जानेंगे मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का विकास कैसे होता है बच्चों में। मौखिक अभिव्यक्ति का विकास बालक के भाषाई विकास एवं व्यक्तित्व के विकास की दृष्टि से आवश्यक है, जिसमें वो अपने भाव, विचार और अनुभूतियों के प्रकाशन का पूरा अवसर मिलता है। इसलिए विकास प्रारंभिक स्तर से ही अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। मतलब जब से बच्चा जन्म लेता है मौखिक अभिव्यक्ति ही तो करता है, रो रो के, चिल्ला चिल्ला के। उसका रोना उसकी मौखिक अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करता है। किसी बात के लिए हंसना या चिल्लाना, वो सब उसकी मौखिक अभिव्यक्ति है। अब इसमें देखेंगे शिक्षक बालकों में मौखिक अभिव्यक्ति की कुशलता और निपुणता लाने के लिए कौन कौन सी विधि अपनाए। शिक्षक के लिए कौन कौन सी विधि जरूरी है ताकि बच्चों में कुशलता और निपुणता आए मौखिक अभिव्यक्ति को लेकर, उसको जानते हैं। ये सीटेट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो हम अभी शिक्षण विधियों से रिलेट करके समझेंगे। शिक्षक को कक्षा में पढ़ाते समय बालकों को वार्तालाप की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करना चाहिए। समझ पा रहे हैं ना? यानी कम्युनिकेशन की, एक दूसरे से बातचीत करने की पूर्व स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, पूरी फ्रीडम होनी चाहिए। बच्चों को वार्तालाप के लिए प्रोत्साहित करें और उनसे पढ़ाए गए विषय वस्तु से प्रश्न पूछकर मौखिक उत्तर प्राप्त करें। यानी आप इसमें देख सकते हैं कि बच्चों को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए वार्तालाप करने का, और उसे इस काम के लिए प्रोत्साहित करें ताकि प्रश्न वगैरह के माध्यम से वो सीख सके। इसी तरह के ऑप्शन सीटेट में बनाए जाते हैं। आप इन शब्दों को ध्यान में रखेंगे तो बिल्कुल आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना होगा जो स्किल से पूछा जाए और आपकी समझ में ना आए। सप्ताह में कम से कम 1 घंटा वार्तालाप का रखा जाए तथा वार्तालाप में बालकों की अशुद्धियों को मनोवैज्ञानिक ढंग से शुद्ध किया जाए। बच्चे गलतियाँ करते हैं तो उनकी गलतियों को मनोवैज्ञानिक तरीके से ठीक किया जाए, शुद्ध किया जाए, ये लक्ष्य होना चाहिए। बालक चित्रों के प्रति ज़्यादा रुचि रखते हैं, अतः बालकों के सामने किसी घटनात्मक, प्राकृतिक या सामाजिक चित्र को टांग कर उनसे प्रश्न पूछकर उसका वर्णन करने को कहें तो इससे बच्चों में मौखिक कौशल का बहुत बेहतरीन तरीके से विकास होना प्रारंभ हो जाएगा। अच्छे तरीके से बच्चों में विकास होगा। चित्रों के माध्यम से बच्चे ज़्यादा सीखते हैं, इसलिए जैसे TAT में होता है ना, थीमेटिक और परसेप्शन टेस्ट वगैरह में, कि बच्चों को एक चित्र दिखाई जाती है और चित्र पर आधारित एक 12 से 15 लाइन की कहानी डेवलप करने को कही जाती है, जो बच्चे अपनी सोच से विकसित करते हैं। इससे उनका, या फिर उसके बारे में कहानियों को लिख कर या बोल कर अभिव्यक्त करते हैं, तो ये भी एक अच्छा तरीका हो सकता है बच्चों का मौखिक अभिव्यक्ति को बेहतर करने के लिए। चौथे पॉइंट में देख रहे हैं
छोटे बच्चों को कहानी सुनना अधिक पसंद है, अतः अध्यापक को बालकों को सुंदर और रोचक कहानी सुनाकर उनसे प्रश्न पूछकर उत्तर प्राप्त करना चाहिए तथा उस कहानी को पुनः कहने के लिए प्रेरित करना चाहिए कि बच्चों ने पूरी कहानी को सुन के क्या समझा, उसको अपने शब्दों में कहानी को वापस कहें। इसके लिए टीचर्स बच्चों को प्रेरित करते हैं। ये सब विधियां हैं, बहुत बेहतरीन विधियां मानी जाती है, जिससे बच्चों में मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करना आसान हो जाता है। वाद विवाद प्रतियोगिता मौखिक भाषा के विकास का अति उत्तम साधन है। मतलब इससे बेहतर कोई साधन नहीं है। जब हम डिबेट वगैरह कराते हैं, डिस्कशन कराते हैं, सबसे बेहतर साधन माना जाता है। अतः शिक्षक बालकों के अनुभव के अनुकूल किसी रोचक विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करें। किसके अनुकूल? बालकों के अनुभव के अनुकूल। ऐसा नहीं कि जो चीज़ें बच्चे अनुभव नहीं कर सकते हम उन चीज़ों पर डिस्कशन अवेलेबल करा रहे हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो बच्चों के अनुभव में हो और उनके अनुकूल हो, ऐसे किसी रोचक विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना चाहिए तथा बालकों को उस विषय के पक्ष और विपक्ष पर विचार रखने को प्रोत्साहित करना चाहिए। डिबेट में होता है ना, एक आदमी फेवर में बोलता है, एक आदमी अगेंस्ट में बोलता है, तो उनके ग्रुप बना दिए जाते हैं कि एक आदमी पक्ष रखेगा, दूसरा आदमी विपक्ष रखेगा। तो इससे उनका मौखिक अभिव्यक्ति बहुत डेवलप होने लगता है। शिक्षक कभी कभी कक्षा में बालकों के बीच अंत्याक्षरी प्रतियोगिता भी कराएं। इससे बालक अपने कंठस्थ कविताओं को एक दूसरे को सुनाएंगे तथा शुद्ध उच्चारण करना सीख सकेंगे। कविता या गाना कुछ भी हो सकता है, बच्चे एक दूसरे को सुनाते हैं जिससे उनके उच्चारण शुद्ध हो जाते हैं और अभिव्यक्ति कौशल, हिचकिचाहट और परेशानी वगैरह जो भी उनका रहता है, एक तरह का हेजिटेशन, वो सब धीरे धीरे खत्म होने लगता है और उनकी मौखिक अभिव्यक्ति निखरने लगती है। अब हम इसमें जानेंगे उच्च स्तरीय भाषिक कौशल। मतलब बच्चा जब प्राइमरी से निकल जाता है 1 to 5 और 6 to 8 से, अपर प्राइमरी और लोअर प्राइमरी, जब इससे ऊपर हम जाते हैं तो बालकों में भाषा विकास प्रारंभ हो जाता है। जन्म से ही माना जाता है। जन्म के कुछ महीने बाद बच्चे कुछ ना कुछ शब्द उल्टा पुल्टा बोलना प्रारंभ कर देते हैं और बालकों में भाषा विकास शुरू हो जाता है। बालक सर्वप्रथम अपने माता पिता और परिवार के लोगों द्वारा ही प्रयोग की जाने वाली भाषा को सुनता है और उसके अर्थ को ग्रहण करने का प्रयास करता है। धीरे धीरे उसके शब्द भंडार में वृद्धि होती है, ज्ञान में विस्तार होता है और अनुकरण करके अपने भाव को अभिव्यक्त करने का प्रयास करता है। शुरुआत में जो वो भाषा सीखता है वो बिल्कुल अनौपचारिक होता है। ये अनौपचारिक वर्ड को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। भाषा विकास का यह रूप जो जनरली होता है बच्चों में आसपास के माहौल से, परिवार से सुन के सीखते हैं, ये अनौपचारिक होता है, जो जरूरी नहीं है कि शुद्ध और परिमार्जित हो। तो क्वेश्चन ऐसा कई बार सीटेट में आ चुका है कि प्रारंभिक अवस्था में बच्चों में भाषा विकास किस रूप में होता है, तो अनौपचारिक रूप से होता है। अतः बालकों में शुद्ध और मानक भाषा विकास का प्रारंभ औपचारिक रूप से विद्यालय से प्रारंभ होता है। घर परिवार में जो हम भाषा का प्रयोग करते हैं वो अनौपचारिक होता है और जब स्कूल वगैरह में जाकर एक सिस्टमेटिक लैंग्वेज को फॉलो करने लगते हैं तो वो औपचारिक रूप ले लेता है। यहाँ पर बालक द्वारा पूर्व में अर्जित ज्ञान और भाषा में परिष्करण और परिमार्जन लाया जाता है। परिष्करण यानी शुद्धता, परिमार्जन यानी क्वाइंसाइज, कम से कम शब्दों में अपनी पूरी बातों को स्पष्ट तरीके से रखना। ये धीरे धीरे बच्चों में गुण आ जाते हैं तथा भाषा के शुद्ध रूप को सिखाया जाता है। इसलिए प्राथमिक स्तर से ही भाषाई कौशल के विकास पर बल दिया जाने लगता है। उच्च स्तरीय भाषिक कौशल का अर्थ भाषा के उस रूप से है जिसके अंतर्गत बालक भाषा के व्यवहार के विभिन्न क्षेत्रों में भाषा के शुद्ध और मानक रूप का प्रयोग करता है। मतलब उच्च स्तरीय भाषिक कौशल की बात आएगी तो समझिए वो भाषा औपचारिक हो गई, जहाँ बच्चे बिल्कुल शुद्ध और मानक रूप से भाषा का प्रयोग करते हैं जिसमें किसी तरह की कोई गलती होने के चांसेस नहीं होते। अर्थात इस उच्च स्तरीय भाषिक कौशल का आशय उच्च कक्षाओं में बालकों द्वारा किए जाने वाले विचार विनिमय एवं भाषिक अभिव्यक्ति के विभिन्न कौशलों में दक्षता और कुशलता प्राप्त करने से है। इन कौशलों को प्राप्त करने के लिए बालक 2 प्रकार की क्रियाएं करता है, जैसे सुनकर अर्थ ग्रहण करना और दूसरा विचारों की अभिव्यक्ति करना। इन क्रियाओं से भाषिक कौशल के चारों स्तर, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, में बालक धीरे धीरे निपुण हो जाते हैं और बालकों में निम्नलिखित भाषाई व्यवहार की अपेक्षा की जाती है जो इस चित्र द्वारा स्पष्ट होता है। क्या है चित्र में देख सकते हैं।
भाषाई कौशल के औस्तर और अपेक्षित व्यवहार जो क्या हो सकते हैं। नंबर 1 देख रहे हैं अर्थ ग्रहण संबंधी और दूसरा है अभिव्यक्ति संबंधी। अर्थ ग्रहण करने में सुनना और पढ़ना आता है, इनपुट। थोड़े पिछले क्लास में मैंने बताया था ना कि एक ग्रहण पक्ष होता है और एक अभिव्यक्ति पक्ष होता है। तो ग्रहण मतलब जो हम इनपुट अपने अंदर ले रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, वो सुनना और पढ़ना। मेरे कान के अंदर जा रहा है और पढ़ के मैं मन में रख रहा हूँ, इसलिए सुनना और पढ़ना दोनों इनपुट में आ जाता है अर्थ ग्रहण करने में। और अभिव्यक्ति जो हम दूसरों तक लेते हैं, तो या तो बोल के करेंगे या लिख के करेंगे। तो ये दोनों अलग अलग समझ लीजिएगा। अब सुनना और पढ़ना, इनसे क्या क्या चीज़ें डेवलप होता है। सूचनात्मक व्यवहार आता है, आलोचनात्मक व्यवहार आएगा और धर्मनात्मक व्यवहार क्रिएट होता है सुनने और पढ़ने से। बोलना और लिखना से क्या होगा, प्रत्यास्मरण डेवलप होता है, रचनात्मक व्यवहार आता है और सृजनात्मक व्यवहार आता है। ये रचनात्मक और सृजनात्मक व्यवहार से संबंधित क्वेश्चन आ चुका है कि ये किस पक्ष से संबंधित है, ग्रहण पक्ष से या अभिव्यक्ति पक्ष से। तो रचनात्मक व्यवहार और सृजनात्मक व्यवहार अभिव्यक्ति पक्ष से संबंधित है, जिसमें बोलना और लिखना माना जाता है। लिखने में सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी का बहुत महत्व होता है, वैसे ही बोलने में रचनात्मकता का भी बहुत महत्व होता है। तो इस तरह से उच्च स्तरीय भाषा कौशल में हम देख चुके कि उच्च स्तरीय भाषा कौशल के विकास के लिए आवश्यक है कि उपरोक्त वर्णित प्रमुख अपेक्षित व्यवहार या स्तर का बालक में विकास हो तथा उसे अपनी भाषाई व्यवहार में उपयोग कर सके। तो इस तरह आज हमने बोलना कौशल को ढंग से पढ़ा और समझा, और इसके बाद हम इन चारों कौशल के समाप्त होने के बाद हम उन तथ्यों की ओर रुख करेंगे, उन तथ्यों पर ध्यान देंगे जो मेथोडोलॉजी से संबंधित हो, शिक्षण शास्त्र से, यानी शिक्षण विधियों की चर्चा करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। आप सभी का मैं फिर से अपने इस चैनल पे टीचर सेलेक्ट एकेडमी पे स्वागत करता हूँ। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, शुक्रिया, आदाब, हैव फन, गुड डे।